बलबनी वंश। कौन सा वंश? बलबनी। कल नसीरुद्दीन ने एक गुलाम को बुलाया था ईरान से, नाम क्या था उसका? संस्थापक। बलबनी वंश का संस्थापक कौन होगा? गयासुद्दीन बलबन। किसका गुलाम था? तो ये नसीरुद्दीन। चूंकि ये भी गुलाम था इसीलिए पूरा वंश क्या कहलाया? गुलाम वंश। क्या कहलाया? गुलाम वंश। चाहे वो ऐबक हो, चाहे इल्तुतमिश हो, चाहे वो गयासुद्दीन बलबन हो, ये सब क्या थे? गुलाम थे। इसलिए इस वंश को क्या नाम दिया गया? गुलाम वंश। संस्थापक का नाम याद रखना है, बलबनी वंश के संस्थापक का नाम गयासुद्दीन बलबन। 1266 से 1287, 1266 से 1287। इसके टाइटल याद रखना, उपाधि। पहला तो इसको उपाधि मिलता है उलुग खां का। उलुग खां, यह उपाधि इसको कौन देता है? नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन। दूसरा ये खुद ले लेता है जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि या ईश्वर का छाया प्रतीक। शैडो, छाया, शैडो, फोटोकॉपी रे। तो ये अपने आप को क्या बोलता था? राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, जिल्ले इलाही। और अपने आप को क्या उपाधि दिया? तो पहले ही देखो, उलुग खां उपाधि इसको दिया देता है नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, ये बलबनी वंश का अंतिम शासक। इसके बाद याद रखना है जिल्ले इलाही, ये खुद ले लेता है जिल्ले इलाही। ठीक, इसके दरबारी कवि का नाम याद रखना है अमीर हसन। अमीर हसन देहलवी। देहलवी। कुछ कुछ पुस्तकों में यहीं पर अमीर खुसरो दे दिया है, लेकिन इसके दरबार में था, लेकिन इसका दरबारी कवि नहीं था, ये याद रखना। फिर भी याद रख लीजिए अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने कम से कम दिल्ली सल्तनत के 7 राजाओं का शासनकाल देखा था। एक क्वेश्चन ऐसी आता है, अभी आपको उतना ध्यान नहीं देना है, अमीर खुसरो के बारे में अलग से पढ़ेंगे। हम पढ़ किसको रहे हैं? गयासुद्दीन बलबन को। गयासुद्दीन बलबन को उलुग खां की उपाधि प्राप्त थी, इसी को जिल्ले इलाही की उपाधि प्राप्त थी। इसके दरबारी कवि का नाम याद रखना अमीर हसन दहेलवी, और इसी के दरबार में कौन रहता था? अमीर खुसरो। ठीक, एक क्वेश्चन आया था पीएससी 2017 में, लिखिए वो क्वेश्चन क्या था, नोट बना के लिखना। पहला नोट नंबर 1, फर्स्ट नोट लिखिए, बलबन के रूप में दिल्ली सल्तनत को लोहे के जैसी इच्छा शक्ति वाला एक शासक प्राप्त हुआ था। बलबन के रूप में दिल्ली सल्तनत को लोहे की जैसी इच्छा शक्ति रखने वाला एक शासक प्राप्त हुआ था। विल पावर लाइक एज आयरन, इसकी इच्छा शक्ति कैसी थी? लोहे के समान। दूसरा,
लोहे के समान इच्छा शक्ति वाला। दूसरा, इसने जब ये ताजपोशी करते हैं, ताजपोशी मतलब जब किसी को क्या बनाया जाता है, राजा, तो इसने ताजपोशी को एक समारोह के रूप में मनाया। तो ताजपोशी को समारोह के रूप में मनाने का कार्य किसने प्रारंभ किया? तो भी बलबन ने। अरे भैया, जब बाहुबली से उसका बाहुबली पिक्चर याद है, उसको बोलते हैं कि तू आज मतलब अपने तू राजा नहीं बनेगा, भल्लाल देव बनेगा, तब उसका जब वो राज्याभिषेक होते रहता, देखे हो, घोड़ा ऊंट ऊंट सब नाच गाना, वही बोल रहा हूँ। ताजपोशी को एक समारोह के रूप में मनाना प्रारंभ किसने किया इतिहास में? बलबन। यही एक नेक्स्ट नोट बना बना के लिखते चलिए। अब गियासुद्दीन बलबन, नोट बना बना के लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, गियासुद्दीन बलबन सबसे पहला पॉइंट लिखना, इसने, चूंकि ये ईरान का था, ईरान में शिया लोगों की संख्या ज़्यादा है, इसने चालू किया भारत में सिजदा प्रथा। सिजदा प्रथा, सिजदा प्रथा का मतलब होता है घुटने के बल बैठकर राजा के सामने सिर झुकाना, सिजदा करना, क्या कहलाता है? सिजदा। तो इसने भारत में क्या चालू किया? सिजदा प्रथा। दूसरा, इसने भारत में चालू किया पाबोस प्रथा। पाबोस प्रथा, सिजदा सिस्टम, पाबोस सिस्टम। ये पाबोस क्या था? मुसलमान लोग देखना अपने माता पिता के हाथों पैरों को चूमते हैं, तो इसका याद रखना है, पैरों, खासकर पैरों को चूमना। ये घुटने के बल बैठकर राजा के सामने सिर झुकाना, ये कहला प्रथा, सिजदा प्रथा कहलाया। दूसरा पाबोस प्रथा कहलाया। तीसरा, इसी में ये देखो, एक त्योहार होता है नवरोज, नौ दिनों तक चलने वाला त्योहार नवरोज। जैसे अपने यहाँ नवरात्रि चलता है, वैसी एक पारसियों का बहुत प्रमुख त्यौहार है। ये त्यौहार किसका है? लेकिन नवरोज पारसियों का। नवरोज त्यौहार मनाने की परंपरा शुरू किया भारत में। ये क्वेश्चन पूछा है व्यापम वाला कि नवरोज किसका त्यौहार है? नवरोज याद रखना पारसियों का प्रमुख त्यौहार है। नवरोज किनका प्रमुख त्यौहार है? तो पारसियों का। तो ये त्यौहार भारत में मनाना कौन प्रारंभ कर रहा है? तो भी गियासुद्दीन बलबन। चौथा, इसने रक्त और लौह की नीति, ब्लड एंड आयरन रूल, रक्त और लौह की पॉलिसी, मतलब अगर कोई इसके बात को मानने से मना किया, सीधा इसका तलवार और अगले का गला। तो ये बलबन, अरे सीधा कोई भी कुछ किया, रिपोर्ट ऑन बलबन, सीधा अरे बलबन के पास ले जाओ। बलबन का इसने सीधा याद रखना है, खून के बदले खून। इससे ये बहुत ही सख्त रूल था इसका। इसी ने भारत में रक्त और लौह की नीति, क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? बलबन। इसी ने आगे चल के एक बहुत फेमस दल था, चालीसा दल, तुर्कान चहलगानी, तुर्कान
चहलगामी, इसको समाप्त किया। चालीसा दल चिल्लाने लगा, ये सब चीज़ देखा, सीजदा पाबो। ये देखो ये क्या होता है, देखो मुसलमानों में आज भी पैर छूने की परंपरा नहीं है, नहीं है ना, तो ये लोग पैर नहीं छूते। ये क्या है भैया, तू अपने घुटने के बल में बैठा के अपना एकदम सिरविर झुकवा रहा है। ये पैर, ये तो खैर अभी भी है इनमें, ये नवरोज़ त्यौहार, पारसियों के त्यौहार को मनवा दे रहा है। ये सब चीज़ देख के, और ये रक्त और लहू की नीति। एक और राजत्व सिद्धांत, इससे पहले और लिखना, तुर्कान चहलगामी से पहले लिखना, 5वां राजत्व सिद्धांत। राजत्व सिद्धांत ये क्या है? राजत्व सिद्धांत में बताया गया कि राजा खुद राजा नहीं बनता है, ये खुदा का एक प्रतिनिधि होता है। कौन होता है? खुदा का। मतलब राजा खुदा का, राजत्व सिद्धांत का मतलब होता है राजा खुदा का प्रतिनिधि होता है। किसका प्रतिनिधि होता है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। राजा जो होता है काहे का प्रतिनिधि होता है? राजा जो राजपाट कर रहा है वो अपने मर्जी से नहीं कर रहा है, उसको भगवान भेजा है कि तुम ऐसा करिए। तो ये याद रखना है, इसको बोला जाता है राजत्व सिद्धांत। तो राजत्व सिद्धांत क्या, वो राजत्व सिद्धांत के अंतर्गत क्या बताया? ये खुद को खुदा का दूत बताया। ये सब देख रहे थे कौन? चालीसा दल, तुर्कान चहलगामी। ठीक है, ये बोले नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। रुक, इसने क्या किया? चालीसा दल को ही क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ठीक है, तो ये इनके कार्यों को याद रखना है लाइन से। 6वां, इसने क्या किया? फारसी के आधार पर, फारस के आधार पर या फारसियों के आधार पर अपने दरबार को सजाया और अपने पुत्रों का नाम फारस के राजाओं के नाम पर रखा। देखिए, पहला बात, फारसी आधार से अपने दरबार को सजाया। दूसरा बात, जैसे फारस के राजाओं का नाम होता है वैसे ही अपने बच्चों का नाम रखा। एक का नाम रखता है कैकुबाद, दूसरे का नाम रखता है क्यूमर्स। कैकुबाद, दूसरे का नाम लगता है क्यूमर्स। तो इसने पारसी राजाओं के आधार पर इनके नाम भी रखना चालू किया। पहला बात, फारसी लोग जैसे अपने दरबार को सजाते हैं वैसे अपने दरबार को सजाया। जैसे फारसी राजाओं के नाम होते थे उसी आधार पर इसने भी अपने बेटों का नाम रखा। तो याद रखना है, क्या नाम रखा? कैकुबाद और क्यूमर्स। नेक्स्ट, 7वां काम, इसने सैन्य विभाग का संगठन किया। सैन्य विभाग का क्या किया? गठन किया। इसी को नाम दिया गया दीवान-ए-अर्ज। 7वां पॉइंट, दीवान-ए-अर्ज का गठन किया। दीवान-ए-अर्ज। दीवान-ए-अर्ज क्या था? सैनिक संगठन था, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। इसने भारत में सैन्य विभाग के गठन का श्रेय किसको जाता है? तो गियासुद्दीन बलबन को। यहीं थोड़ा सा आगे लिखो तो, दीवान-ए-अर्ज ये क्या था? सैन्य संगठन। क्या था ये? सैन्य संगठन। यस, तो भारत में, यहीं पर लिखना, भारत में सैन्य गठन का श्रेय किसको जाता है? बलबन को। दूसरा पॉइंट लिखना आगे, भारत में सैन्य गठन का श्रेय बलबन को। सेकंड पॉइंट लिखना, स्थायी सेना और वेतन देने का कार्य प्रारंभ करेगा अलाउद्दीन खिलजी। स्थायी सेना
और सेना को वेतन देना कौन प्रारंभ करेगा? अलाउद्दीन खिलजी। और नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इस सैनिक परंपरा को वंशानुगत, मतलब बाप का बेटा, बेटा का बेटा सैनिक रहेगा, इसको वंशानुगत किया फिरोज शाह तुगलक ने। 3 बातें बताया हूं सैन्य से संबंधित। पहला बात, सैनिक संगठन का श्रेय किसको जाता है? बलबन को। दूसरी बात, स्थायी सेना रखने का श्रेय किसको जाता है? और सैलरी, पहले क्या किया था इल्तुतमिश ने? एक परंपरा चालू किया था, क्या? सेवा के बदले क्या देना चालू किया था? जमीन, इख्तेदार बनाता था। लेकिन इसको सेवा के बदले पैसा, पेमेंट देना कौन चालू करेगा? अलाउद्दीन खिलजी। ये बस ये आ गए, इसके बाद तो खिलजी चालू होना है। ठीक है, और याद रखना है, इस जो सैनिक परंपरा का जो पोस्ट है, इसको वंशानुगत करने का काम किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट 1886-87, 87 ही मानू, सॉरी 18 निकल रहा है, पढ़ रहे हैं 12, बोल रहे हैं 18, 1287। इसके बड़े बेटे का नाम रहता है महमूद। इसके बड़े बेटे का क्या नाम रहता है? महमूद। इसके बड़े पुत्र, अपने बड़े पुत्र महमूद की याद में या उसके शोक में, वो उसकी मृत्यु होने के बाद इसका भी 1287 में क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है। अपने बेटे को सोच सोच के मर जाता है बेचारा। 1287, ठीक। 1287 में किसकी मृत्यु हो गई? बलबन की। देखो 1266 से 1287। इसके बाद 2 लोग बचे, कैकूबाद। इसका एक लाइन से एक इसकी एक ही खासियत, इसने सिलोखरी का किला बनाया था, फोर्ट ऑफ सिलोखेरी। क्या बनाया था इसने? सिलोखेरी का किला, ठीक। सिलोखेरी नहीं, किलखेरी, किलोखेरी का किलोखेरी का किला। और दूसरा बात याद रखना है, इसकी हत्या कर देगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कैकूबाद ये दे 87 से पूरा 90 तक रहता है, 1287 से 1290। इसके बाद क्या होगा? कैकूबाद के बाद आएगा क्यूमर्स। ये एकदम अल्पवयस्क रहता है, इसको गिरफ्तार कर लेता है कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और बाद में इसकी हत्या कर देता है। मतलब ये दोनों लोलों की हत्या कौन कर देता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इतनी बातें किससे याद रखनी है आपको? बलबन से। ये गुलाम वंश समाप्त, ठीक है। अपना कोड क्या है? गुलाब खिला तो सबने लाल मांगा। तो गुलाब वंश के बाद क्या आ जाएगा? खिलजी वंश, ठीक है। जिसको वीडियो देखना पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश पढ़ना है अपने को? खिलजी वंश। तो याद रखिएगा, कैकूबाद और क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किस वंश का नींव रखा या किस वंश की स्थापना किया? तो खिलजी वंश की। तो हेडिंग डालिए खिलजी डायनेस्टी या खिलजी वंश।
खिलजी वंश। संस्थापक का नाम, देखिए ये वंश ज़्यादा दिनों तक शासन नहीं किया, याद रखना है 1290, 1292, 1320, 1320, 1290 से 1320, इतने में ही शासन कौन करते हैं? खिलजी वंश। और इस वंश का संस्थापक कौन होता है? फाउंडर, ये दे नाम लिखा हुआ है, जलालुद्दीन फिरोज, लिखो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये शासन करता है केवल, इधर देखो, 1290 से लेकर 1292, 1296, 1296, 1290 से, अच्छा 1290 से 1296, 1290 टू 1296। इसका राज्याभिषेक मतलब कोरोनेशन राज्याभिषेक ये कराएगा वही किलोखरी के किले में, किलोखरी के किले में अपना राज्याभिषेक कराएगा और इसी को किलोखरी को ही अपनी राजधानी भी बनाएगा। राज्याभिषेक का मतलब होता है बेटा इंग्लिश में कोरोनेशन। क्या कहलाता है? कोरोनेशन। ठीक है। और कोरोनेशन को फेस्टिवल के रूप में मनाना प्रारंभ किसने किया है? बलबन। इसी राज्याभिषेक को फेस्टिवल के रूप में मनाना कौन प्रारंभ किया? तो बलबन। चलिए, राज्याभिषेक कहाँ करा दिया इसने? अच्छा, जब ये भाई साहब राजा बनते हैं तब तक इनका उम्र मात्र 70 साल रहता है। हाँ, मात्र 70 साल की उम्र में क्या बनते हैं ये? शासक। लिखिए, तो क्या क्वेश्चन आता है? दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जो सबसे अधिक उम्र में अपना राज्याभिषेक करवाता है, या कोरोनेशन किसका मैक्सिमम एज में क्या होता है? वो है 70 वर्ष की उम्र में, इन एज ऑफ 70, 70 वर्ष की उम्र में इसका क्या होता है? राज्याभिषेक होता है। ये बहुत ही अपनी जनता से प्रेम, दया, अपनी जनता से कैसे भी पेश आता है ये? एकदम उनके साथ प्रेम के भावना से, दया, उदारता। ये अपनी जनता को बहुत प्रेम करता है। दया मीन्स लाइक करता है, समझ लो, प्रेम। उदारता मतलब लिबरल, उदारता मतलब लिबरल। अरे 70 साल का बूढ़ा करेगा क्या? और कुछ तो बचा नहीं जीवन में। 70 साल का बूढ़ा और क्या करेगा? तो ये जनता के प्रति प्रेम, दया और उदारता की भावना रखता है। ठीक है, बहुत ही लिबरल शासक रहता है, ऐसा बोला जाता है। चलें आगे। जब ये शासक बनता है तब इसका, चलो भगाओ, इसका एक सीधा सीधा इसके भतीजे में आते हैं। इसका भतीजा रहता है अलाउद्दीन खिलजी। इसका भतीजा कौन रहता है? अलाउद्दीन खिलजी। भतीजा के बाद बनता है दामाद। मुसलमानों में सब चलता है, ठीक है। दामाद के बाद बनता है हत्यारा। एक ही आदमी कितना सारा भार संभालेगा? देखो, पहला बात याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी, इसका अलाउद्दीन खिलजी कौन रहता है?
फिरोज खिलजी का क्या रहता है? दामाद। सबसे पहले क्या बोलो? सबसे पहले बोलोगे भतीजा। क्या रहता है? भतीजा। उसके बाद ये धीरे से बनता है दामाद, उसके बाद उसकी हत्या कर देगा। ठीक। जब ये दिल्ली सल्तनत पर राजा बनता है उस समय अलाउद्दीन खिलजी कड़ा मानिकपुर का गवर्नर होता है। कहां पर गवर्नर रहता है? कड़ा मानिकपुर। कड़ा मानिकपुर का गवर्नर कौन रहता है? अलाउद्दीन खिलजी। ये क्वेश्चन आया हुआ है। कड़ा मानिकपुर का गवर्नर कौन रहता है? तो अलाउद्दीन खिलजी। चलिए आगे देखिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में ही, इन हिज रूलिंग पीरियड, इसके शासनकाल में ही एक मंगोल आक्रमण होता है। तो कौन निपटेगा उनसे? ये बूढ़ऊ कि ये जवान? अलाउद्दीन खिलजी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी को भेजता है, भाई जा यार, मंगोल। पहले मंगोलों का नाम सुनते ही लोगों का सब चीज़ गोल हो जाता था। याद आया? कल बताया था चंगेज खां। तो उसी का एक नाती, उसका नाम है उलुग खां। बहुत लोगों का नाम रहेगा उलुग खां, ना टेंशन मत पालना। बलबन को भी काहे की उपाधि प्राप्त थी? उलुग खां। ठीक है। तो ये मंगोल आक्रमणकारी था। कौन था ये? मंगोल आक्रमणकारी। और ऐसे बता देता हूं तो ये याद रखना, ये चंगेज खां का नाती था। चंगेज खां का क्या था? नाती। ठीक। साथ में याद रखना है, अब इधर से उलुग खां वर्सेस किसका लड़ाई होगा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी डिफीटेड उलुग खां। अलाउद्दीन खिलजी ने उलुग खां को युद्ध में हरा दिया। सीधा एक लाइन में लिखे, मंगोल आक्रमणकारी उलुग खां को कौन हरा दिया? अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का जब तलवार चलाना देखा, वो ऐसे ऐसे बाहुबली देखे वैसे तलवार चलाता था अलाउद्दीन खिलजी, ऐसे। जब उलुग खां देखा इसको तो बोला, भैया ऐसे आदमी छोड़ के मैं कहीं जाऊंगा ही नहीं। भले ये युद्ध में हार गया, लेकिन अपने लगभग 4000 फॉलोअर, 4000 समर्थक या सैनिकों के साथ इसने भारत में रहने का फैसला किया। और फिर इनको इस्लाम धर्म अपनाया गया। इन्होंने किसको अपनाया? इस्लाम। और यही कहलाए नवीन मुसलमान। नवीन मुसलमान या नवीन मुसलमान। चलो ठीक है। ये उलुग खां, बाद में इस उलुग खां को इस उलुग खां को अलाउद्दीन खिलजी के एकदम फेमस 4 क्या रहते हैं? सेनापति, कमांडर। कितने सेनापति? 4। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। कितने सेनापति? 4। आज नाम जान लो, इनका पूरा डिटेल बताऊंगा। ऐसे याद रखना, आपको याद ये होगा नहीं। पहले बोलना M, फिर बोलना JNU। ये JNU नाम सुने हो ना? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। सभी नेता लोग, मंत्री लोग यहीं पढ़ते हैं मैक्सिमम भारत के। ठीक है, JNU। तो आपको आगे लगाना है M। ये M से कौन? मलिक काफूर। ठीक है। ये J का मतलब है जफर खां। ये सब कौन कौन है बताऊंगा बाद में। नुसरत खां। ये U का मतलब ये दे, यही उलुग खां। तो ये इसके 4 बड़े बड़े क्या रहते हैं? सेनापति, 4 कमांडर। उसमें से एक कमांडर किसको घोषित कर देता है? ये उलुग खां को। ये उलुग खां कौन रहता है? तो मंगोल आक्रमणकारी रहता है। ये मंगोल से आक्रमण करने आया रहता है। लेकिन ये किससे प्रभावित हो जाता है? अलाउद्दीन खिलजी से।
अलाउद्दीन खिलजी से। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपने भतीजे को 1292 में दक्षिण भारत पर अभियान करने के लिए भेजता है। साउथ इंडिया, फर्स्ट इनोवेशन इन साउथ इंडिया। भारत दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने दक्षिण भारत पर अभियान चलाया। चलाने वाले का नाम अलाउद्दीन खिलजी है, लेकिन किसके शासनकाल में चला रहा है? ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है, किसके शासनकाल में हुआ था? क्योंकि सबको पता है चलाने वाला कौन है, अलाउद्दीन खिलजी, इसलिए पूछता है किसके शासनकाल में चला था। तो कौन भेजा है? इसका चाचा भेजा, चाचा जान, कि जा बेटा कहाँ पर आक्रमण कर तू? दक्षिण भारत में। और ही अटैक्ड 1292 एट देवगिरी। देवगिरी पर आक्रमण करेगा। इस देवगिरी में उस समय था यादव वंशों का शासन। यादव वंश, महाराष्ट्र का दक्षिणी एरिया देवगिरी था, वहां पर शासन कौन कर रहे थे? यादव वंश। पहली बार दक्षिण भारत जब अलाउद्दीन खिलजी जाता है तो दक्षिण जब देखता है तो वो भी आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि वो जो चीज़ सोच रहा था, क्योंकि आगे चलकर ये अपने आप को घोषित करेगा सिकंदर द्वितीय। जैसे सिकंदर ने विश्व विजय का सपना देखा था, विश्व विजेता बनने का, वैसे ही सपना लेकर कौन जिएगा? अलाउद्दीन खिलजी। अरे पद्मावती मूवी देखे हो? खली बली हुआ है दिल, हाँ वही अलाउद्दीन खिलजी, उसी का नाम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। नहीं देखे हो तो आज देख लेना, ठीक है? पढ़ोगे तो नहीं, कम से कम यही करो। तो ये अलाउद्दीन खिलजी पहली बार जब साउथ इंडिया जाता है तब देखता है तो उसको दिखता है समुद्र। क्या दिखता है? समुद्र। और वो समझ गया कि अगर आपको विदेश व्यापार करना है, क्या करना है? विदेश व्यापार करना है, तो आपको समुद्र जरूरी है, ठीक है? इसीलिए आगे चल के क्या करेगा? ये अपना दक्षिण अभियान चलाएगा जब खुद राजा बनेगा तब। अभी उधर ना जाओ, अभी यहीं तक आओ। तो इसने देवगिरी पर हमला किया, देवगिरी को लूटा उटा चल दिया, एकदम चाचा खुश। लेकिन ये देख लिया था कि देवगिरी भयंकर पैसे वाला है, इसलिए 1296 अपने चाचा को बिना बताए फिर किस पर हमला कर देता है? देवगिरी पर। अपने चाचा को बिना बताए या फिरोज खिलजी को बिना इन्फॉर्मेशन दिए किस पर हमला कर देता है फिर? या किसको लूटने आ जाता है? देवगिरी को। लेकिन ये खबर धीरे से किसको पता चल जाती है? फिरोज खिलजी को। और ये जब लूट कर आते रहता है तब इसके पास संदेशा जाता है, भतीजा मेरे को भी तो कुछ दे दे, भतीजा मेरे को भी कुछ दे दे। ठीक है, लूट लिया, अच्छा किया, वेरी गुड, मेरे को भी कुछ दे दे। तो बोले चाचा एक काम करो, आप कहाँ हो? कहाँ बुलाता है उसको? कड़ा मानिकपुर। कहाँ बुलाता है? कड़ा मानिकपुर। आइए चाचा, कड़ा मानिकपुर में आप आधा हिस्सा ले जाओ। चाचा जान एकदम खुशी खुशी दौड़ा, मेरा भतीजा बोल के। लेकिन उसको क्या पता था कि वहाँ पर उसकी मौत उसके इंतज़ार में बैठा था। और 1296 में धोखे से अपने चाचा को मारकर अलाउद्दीन खिलजी वंश का अगला शासक बनता है। डेट याद रखना है, 1296। कहाँ पर उसको मौत के नींद सुला दिया जाता है? कड़ा मानिकपुर। वही कड़ा मानिकपुर जहाँ का वो क्या था? सूबेदार। तो याद रखना है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को देखो 1296 दिख रहा है, 1296, 1296 में इसकी हत्या करके कौन गद्दी पर बैठेगा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316
ये एकदम ही जालिम और क्रूर शासक था। पहला बात तो ये याद रखना है, एकदम ही जालिम और क्रूर शासक था भैया। इसके कुछ अच्छे काम भी हैं, कुछ बुरे काम भी हैं। पहला व्यक्ति, पहला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने दक्षिण भारत पर अभियान, क्योंकि खुद कहा दिल्ली में, तो कहाँ पर अभियान चलाएंगे? मेनली दक्षिण भारत में। ठीक है, इसको याद रखना है। डालिए हेडिंग। चलिए, तो ये अपना राज्याभिषेक 1296 में कहाँ कराता है? तो बलबन के लाल महल में। कहाँ कराता है? बलबन के लाल महल में। लाल महल का निर्माण कौन कराया था? नहीं लिखा था बलबन के में, स्थापत्य में है? हाँ, तो निकालो बलबन, और बलबन के स्थापत्य में लिखिए लाल महल। बलबन का लिख दो, कहीं पर भी लिख लीजिए। वहाँ पर बलबन ने क्या बनाया था? तो लाल महल का निर्माण कराया था। तो इसने बलबन के लाल महल में क्या लिया? अपना राज्याभिषेक, कोरोनेशन कराया। राजधानी, इसने राजधानी बनाया सिरसा को। राजधानी किसको बनाया? सिरसा। बचपन का नाम अली गुरसप। अली गुरसप, अली गुरसप बचपन का नाम, उपाधि, टाइटल। he took a title of सिकंदर सानी। सिकंदर सानी, सिकंदर सानी बोलने का मतलब सिकंदर के समान दूसरा, सिकंदर के समान दूसरा, इसीलिए इसको द्वितीय सिकंदर भी बोला जाता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? द्वितीय सिकंदर। पहला बात साथ में लिखना, इसने धार्मिक मामलों से अपने आप को अलग रखा। ये इस्लाम के धर्म से अपने आप को एकदम धार्मिक मामलों से अपने आप को क्या रखा? अलग रखा, मतलब आइसोलेट हो गया। इस्लाम के जो इस्लामिक जो रूल रेगुलेशन है उसे अपने आप को कैसे रखता है? आइसोलेट रखता है। ठीक है, धार्मिक मामलों से अपने को क्या करता है? अलग रखता है। क्यों अलग रखता है? क्योंकि ये खुद एक नया धर्म चलाना चाहता था। तो दिल्ली सल्तनत का वह शासक जो खुद एक नया धर्म चलाना चाहता था, नया धर्म, न्यू रिलीजन्स, खुद एक नया धर्म चलाना चाहता था, वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। मात्र मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं अलाउद्दीन खिलजी का, पूरा कहानी तो कल चलेगा अलाउद्दीन खिलजी का। सिर्फ पद्मावती को देखने के लिए वो कई जन को मार देता है। ठीक है,
इसकी दास्तां कल चालू करेंगे। अभी जितना इसका वन लाइनर फैक्ट आता है उतने में बात कर रहे हैं अपन। पहला बात, इसने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया? तो बलबन के लाल महल में। इसका कोरोनेशन कहाँ होता है? तो बलबन के लाल महल में। ये अपनी राजधानी किसको बनाता है? सिरसा को बनाता है। इसके बचपन का नाम अली गुरशप। उपाधि लेता है सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी के समान, तो सिकंदर के समान दूसरा, इसीलिए अपने आप को बोला द्वितीय सिकंदर। क्या बोला? द्वितीय सिकंदर। अपने आप को आइसोलेट करके रखा रिलीजियस मैटर से, ये इस्लाम से अपने आप को एकदम अलग थलग कर लिया। क्यों अलग थलग कर लिया? क्योंकि ये क्या चाहता था? नया धर्म बनाना चाहता था। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का वह शासक बताइए जो एक नया धर्म चलाना चाहता था, नाम क्या आएगा? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, कुछ इसके स्थापत्य लिखे थे। अच्छा, एक पॉइंट और लिखो, इसने खलीफा के पद को स्वीकार किया। ही एक्सेप्टेड द पोस्ट ऑफ खलीफा। अरे खलीफा इनका धर्मगुरु होता था, भले प्रमाण पत्र पाया हो ना पाया हो, लेकिन इसने खलीफा के पद को स्वीकार किया। ठीक है, ही एक्सेप्टेड द पोस्ट ऑफ खलीफा। इसने खलीफा के पद को क्या किया? स्वीकार किया। ठीक, स्थापत्य क्या क्या बनाया ये? स्थापत्य में पहला लिखिए अलाई दरवाजा, अलाई गेट। अलाई दरवाजा एग्जैक्ट जगह की बात करेंगे तो ये है महरौली में। महरौली, और महरौली कहाँ है बेटा? दिल्ली में। कहाँ है? तो दिल्ली में। ठीक है, ये अलाई दरवाज़ा कहाँ पर बनाया गया? ये क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखना है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुव्वतुल कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया भारत में पहला मस्जिद कौन सा है? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के सामने एक गेट बना दिया। उस गेट को क्या नाम दिया? अलाई गेट या अलाई दरवाज़ा। ठीक है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के सामने एक दरवाज़ा बना दिया और क्या नाम दे दिया उसको? अलाई दरवाज़ा। दूसरा याद रखना है, कुतुब मीनार के बाजू में एक मीनार बनाया, नाम दिया अलाई मीनार, अलाई मीनार। इसकी भी कहानी मैं आपको बता चुका हूँ। वो जब भी दिल्ली में घूमता था उसको कुतुब मीनार की ऊंचाई दिख के टेंशन में आ जाता था, तो बोले इससे ऊंचा मेरे को क्या बनाना है? एक तो मीनार बनाना है। ठीक है, इसीलिए उसने क्या बनाया? अलाई मीनार। लेकिन ये अलाई मीनार उससे ऊंचा बन पाया क्या? नहीं, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बरोबर कर दिए, आधा बीच में गिर गया। ठीक, ये अलाई मीनार। और तीसरा इंपॉर्टेंट याद रखना इसमें, सिरी का किला, फोर्ट ऑफ सिरी, सिरी का किला, सिरी का किला बनवाया। अब वो सब छुटुर पुटुर दीवाने हौज फौज ये सब रहने दो ना, शोध नहीं करना है आपको अलाउद्दीन खिलजी पर। ठीक, अब वो बात बता रहा हूँ जो अच्छे अच्छे नहीं जानते ना, पुस्तक में मिलने हैं आपको। जब इसका कोरोनेशन होता है, राज्याभिषेक होता है, तो इसके राज्याभिषेक के ही आसपास कुछ ही समय में तीन बड़े बड़े विद्रोह, तीन बड़े बड़े क्या हो जाते हैं? विद्रोह। लिखो 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 जो बोल रहा हूँ मैं बातों को। विद्रोह की नीतियाँ, पॉलिसी ऑफ विद्रोह को क्या बोलेंगे? इंग्लिश में क्या बोलते हैं विद्रोह को यार? चलो, इसके शासनकाल में तीन बड़े, मतलब जैसे ही इसका राज्याभिषेक होता है, इसका कोरोनेशन होता है, तीन बड़े बड़े क्या हुए? विद्रोह हुए। जब विद्रोह हो गया
तब ये भाई साहब क्या किया, ये विद्रोह क्यों हुआ इसको जानने के लिए अपने मंत्रिमंडल का, कैबिनेट का एक मीटिंग बुलाया कि ये युद्ध क्यों हुआ, मतलब सॉरी युद्ध बोलता हूँ, ये विद्रोह मतलब डोमेस्टिक वायलेंस एक प्रकार का, गृह युद्ध टाइप का, डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, गृह युद्ध टाइप के चीज़ों को बोला जाता है विद्रोह, ठीक है। तो 3 बड़े विद्रोह, 2 दिल्ली में होता है और एक तो तेरा इसका कड़ा मानिकपुर में, ऐसे 3 विद्रोह होते हैं। तो ये पूछा कि ये विद्रोह का कारण क्या है, ये जानने के लिए अपने मंत्रिमंडल का क्या बुलाया, मीटिंग बुलाया, और मंत्रिमंडल ने इस पर बहुत सोच विचार के कुछ समय के पश्चात इसके 4 कारण बताए। ये कारण याद रखना है मेंस के लिए, विद्रोह के कारण। पहला कारण बताया गया कि सुल्तान जो है जनता की गतिविधियों के बारे में ध्यान ही नहीं रखता है। सुल्तान जनता की गतिविधियों के बारे में क्या नहीं रख रहा कि जनता कर क्या रही है, उसका क्या दिनचर्या चल रहा है, जनता कैसी है, इसका किसी भी प्रकार से राजा को कोई लेना देना नहीं है। ऐसा पहला कारण निकल के आया, और ये अभी से नहीं हो रहा है, बहुत समय से चला आ रहा है कि जनता पर किसी भी प्रकार का ध्यान किसका नहीं है, राजा का, ठीक है। और ये बातें अभी की नहीं है, ये बातें बहुत समय से चली आ रही है कि जनता पर किसका ध्यान नहीं है, राजा पर। विद्रोह का पहला कारण। दूसरा कारण मद्यपान, नशा, मद्यपान, जुआ, शराब, ये अत्यधिक बढ़ गया था राज्य में। तो मद्यपान, जुआ, शराब, जितने भी बुरे लत थे, ये क्या हो गया था, नशाखोरी बढ़ गया था राज्य में। तीसरा मलिक, नाट आ मालिक, मलिक, मलिक मतलब उसको बोलते थे जिसके पास पैसा ज़्यादा होता था। और इसी में मैं बताया तुर्कों को क्या नाम दिया गया था, आमिर। तो मलिक और आमिरों का अच्छा संबंध होना, मतलब इनके बीच में घनिष्ठ रिलेशन बन गया, एकदम क्लोज रिलेशन। किसके किसके बीच में, आमिर लोग, मैं तुर्क आमिर बताया था, आमिर लोग, वैसे ही मलिक, ये पैसे वाले लोगों को बोला जाता था, ठीक है। इनका आपस, अजय भैया ये क्या होता था, ये लोग मिलते थे और राजा के बारे में बुराई करना चालू, और पैसा तो था ही, जाओ रे क्या करो, 2-4 लोगों को इधर उधर पैसा दिए, जाओ क्या कर दो, विद्रोह कर दो, ठीक है। ये तीसरा कारण निकल के आया, क्या, मलिक और आमिरों के बीच में घनिष्ठ संबंध। और चौथा लिखिए, कुछ के पास अधिक धन हो जाना, कुछ लोगों के पास अधिक धन हो जाना, कुछ विशेष लोगों के पास धन की अत्यधिकता हो गई। ब्रैकेट में लिखना जमीन, क्योंकि इससे पहले बलबन आया है, वो आया था इल्तुतमिश, और वो क्या चालू किया था, सैलरी के बदले क्या देता था, जमीन। तो कुछ लोगों के पास जमीन बहुत अधिक बढ़ गई थी, तो अपने आप को भूस्वामी मानते थे, जमीन तो मेरा है, तो भूस्वामी कौन हुआ, मैं, तो वो कहाँ का स्वामी। तो ये 4 कारण बताया गया, किसका, विद्रोह का, वायलेंस के 4 कारण बताए गए। पहला कारण क्या बताया गया, आप जनता पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरा कारण बताया गया कि जनता में नशाखोरी ज़्यादा हो गई है। और तीसरा कारण बताया गया कि आमिर लोग हो गए हैं और जो तुम्हारे मलिक लोग हैं इनके बीच में एकदम घना रिश्ता हो गया है। और चौथा बताया गया कि आप लोगों ने इतना ध्यान दे दिया है कि कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही रईस हो गए, बहुत ज़्यादा लैंड है, तो अपने आप को लैंड का मालिक या स्वामी मानने लगे। तो ये 4 कारण बताया गया। अलाउद्दीन खिलजी टेंशन में आ गया जब सुना, तो तत्काल इसके लिए ट्रीटमेंट, 4 बड़े बड़े आदेश, एकदम सख्त आदेश,
4 डिसीजन दिया। इसके बाद लिखिए वो कौन कौन से 4 डिसीजन हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने 4 बड़े डिसीजन लिए या 4 सख्त रूल बनाए या डिसीजन लिए। पहला, गुप्तचर की व्यवस्था किया। SPY स्पाई, गुप्तचर की व्यवस्था किया। इससे क्या होगा? गुप्तचर की व्यवस्था हुआ, इससे क्या होगा? ये गुप्तचर हर उस जगह पर जाते, क्या होगा, ये गुप्तचर कहाँ जाता था? छोटे छोटे जगह पर, जैसे कहीं पर किसानी हो रहा है, वहाँ जाके 4 लोगों का बात सुन रहा है कि ये राजा से खुश है कि नहीं है। अगर कहीं पर मार्केट, कोई मार्केट है, इतना सख्त रखा था अलाउद्दीन खिलजी मार्केट को, जैसे मान ले कोई 1 किलो शक्कर खरीदने गया, उसने 900 ग्राम ही दिया। कितने ग्राम दिया? 900 ग्राम। 100 ग्राम पता चल गया, पकड़ा गया वो, मान ले कि 1 किलो के जगह कितना दिया है? 900 ग्राम। उसके शरीर से 100 ग्राम मांस निकाल लेता था। समझ में आया? इतना भयंकर, जितना कम तौलेगा उतना शरीर से मांस निकाल के तौल देता था। ले, एक गोद, एक का ट्रीटमेंट, सबका इलाज एक साथ, एक को बस सजा देता था, पूरा समाज सुधर जाता था। तो ये गुप्तचर की व्यवस्था की कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ क्या नहीं चल रहा है, जनता बोलती हम आप पर ध्यान नहीं देते, पूरे तरफ क्या फैला दिया। तो याद रखना है, गुप्तचर की व्यवस्था सबसे पहले किसने प्रारंभ किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। अभी बता, मैं ये जो चार उपाय विद्रोह के कारण 4 जो उपाय बस यही बता रहा हूँ। अभी इसका सैनिक, फैनिक, हुलिया दुनिया आएगा अभी इसका। अलाउद्दीन खिलजी बहुत बड़ा है, ठीक है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी खत्म, खिलजी वंश खत्म। सेकंड ट्रीटमेंट, दूसरा डिसीजन, दूसरा क्या किया इसने? टोटली बैन कर दिया, नशाखोरी पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। कोई भी जुआ, सट्टा, आरू दारू, गांजा वांजा, किसी भी प्रकार का कुछ नहीं मिलेगा राज्य में, टोटली बैन। एकदम पूर्णतः प्रतिबंधित। अब सुन, कोई गलती से भाई क्या कर रहा है ऐसा टाइप का घुमा राज्य में, सीधा क्या करता था पता है? बड़ा बड़ा कढ़ाई था, बड़ा बड़ा कढ़ाई, इतना बड़ा बड़ा कढ़ाई कि उसमें कम से कम 500-800 लोगों का खाना एक बार में बनता है। उस कढ़ाई में डालता था तेल और सीधा आदमी फेंकता था उसमें, रोस्टेड, और उसके बाद नमक मिर्ची डाल के और रोस्टेड, आदमी रोस्ट, चिकन रोस्ट, मटन रोस्ट नहीं, आदमी रोस्ट, डायरेक्ट सीधा। इसके चक्कर में पूरा नशाखोरी बंद। अलाउद्दीन खिलजी नाम ही काफ़ी है, ठीक है। 20-20 हज़ार राजपूतों को काट देगा। बड़ा जालिम आदमी था भैया। देखा था रणवीर कपूर को ना, बस आए। अच्छा रणवीर सिंह, अरे अच्छा, खली बली हुआ है दिल। चलो आगे। तीसरा, इसने छोटे मोटे त्योहारों को मनाना, स्मॉल, जो अपन छोटे छोटे जो फेस्टिवल्स होते हैं, छोटे छोटे त्यौहार, इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। और सामाजिक सम्मेलनों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। कोई भी किसी भी प्रकार का सोशल गेट टुगेदर बंद। छोटे छोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया। दूसरा याद रखना है, सामाजिक सम्मेलनों पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या होगा इससे? ये भाई साहब लोग मिल नहीं पाएंगे। जो देखो कौन मिलता था, तो आमिर लोग एक दूसरे से मिलते थे और षड्यंत्र रचते थे। अब ये मिल ही नहीं पाएंगे तो कहाँ का बात। छोटे मोटे सारे प्राचीन भारत के इतिहास में यही काम करेगा अशोक। प्राचीन भारत के इतिहास में यही काम कौन किया था? अशोक। उसने उसके शिलालेखों में लिखाया है, ठीक है। तो प्राचीन भारत के इतिहास में यही काम कौन किया था? अशोक। इसने छोटे मोटे जितने भी फेस्टिवल थे सबको क्या कर दिया? टोटली बैन कर दिया। और जितने भी
धार्मिक सम्मेलन थे, रिलीजियस गेट टुगेदर थे, सबको क्या कर दिया, बंद, पूर्णतः वर्जित। इससे जो आमिर लोग थे, जो मलिक लोग थे, ये आपस में मिल ही नहीं पाए, और मिल नहीं पाएंगे तो षड्यंत्र कहाँ से रच पाएंगे। और चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसने दान दिए गए भूमि को, जो अपन इसको क्या किया, जिस लैंड को क्या किया गया था, डोनेट किया गया था, दान दी हुई भूमि को खालसा भूमि में बदल दिया। ये एकदम इम्पॉर्टेंट बात याद रखना है। इसने जो दान दी हुई भूमि थी उसको किस में बदल दिया, खालसा भूमि में। ये खालसा भूमि का मतलब होता था सरकारी भूमि। खालसा भूमि का मतलब क्या होता है, सरकारी भूमि। ये दान देने की परंपरा कौन चालू किया था मध्यकालीन भारत के इतिहास में, इल्तुतमिश, और इसी को क्या नाम दे दिया गया, इक्ता प्रथा। तो इसने जितना भी दान, रे भैया ओ इल्तुतमिश नहीं रहा, ये सब का बात नहीं चलेगी, चलिए ये सब कौन सा ज़मीन है, दान दिया हुआ ज़मीन है ना, सब सरकारी, सबको क्या घोषित कर दिया, खालसा ज़मीन। सबका मुंह इतना सा हो गया, क्योंकि बड़ा बड़ा क्या बन के बैठे थे, इख्तेदार, बड़े बड़े प्रॉपर्टी पा गए थे, सब ज़मीन को क्या किया, छीन लिया, और सबको कौन सा ज़मीन घोषित कर दिया, खालसा भूमि घोषित कर दिया। इसी परिप्रेक्ष्य में एक इसके साथ घटना याद रखना है। इसी समय दिल्ली में एक प्रसिद्ध व्यक्ति होता था, निजामुद्दीन औलिया, नाम सुने हो, निजामुद्दीन औलिया, अरे लिखने वाला बात नहीं, सुनना बस है। निजामुद्दीन औलिया का आश्रम के बाहर अपनी सेना के साथ गया, 10-20 लोग थे। निजामुद्दीन औलिया के पास खबर भिजवाया कि निजामुद्दीन औलिया को बोलो ये आश्रम सब दान की भूमि में बना है, और उसको बता दो कि ये सब खालसा भूमि हो गया है, अब इसको जमा करेगा सरकार के पास। एक जन खबर लेके, इसका एक जन दूत खबर लेके किसके पास गया, निजामुद्दीन औलिया के पास। निजामुद्दीन औलिया उसको बोला, सुन अलाउद्दीन खिलजी को बताना मेरे घर में 10 दरवाज़ा है। कितने दरवाजे हैं, 10। वो एक से आएगा, मैं दूसरे से भाग जाऊंगा। ये नहीं बोला मैं युद्ध करूंगा, वो एक से आएगा लेकिन मेरे को नहीं पाएगा। अलाउद्दीन खिलजी चिढ़ गया, लेकिन उसको फिर समझाया गया, फिर आप धार्मिक मुद्दों में लग रहे हो। इसको हमेशा समझा के धार्मिक मुद्दों से क्या कर दिया जाता था, दूर कर दिया जाता था, क्योंकि उसको भी पता था कि रिलीजियस मुद्दा बहुत ख़राब होगा। अब इसके जो सैनिक के लिए काम किया, जो इसने प्रशासन के लिए काम किया, जो इसने आगे काम करेगा, इसका जो अभियान है, ये सब अपन देखेंगे कल। ठीक है, खिलजी वंश कल ख़त्म हो जाएगा और तुगलक वंश में एंट्री हो जाएगी। ठीक, चलो यहाँ से क्लास देखेंगे कल।